ये पूछते भी नहीं कि क्या करना चाहिए क्या। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइंड होता है ताकि वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर का फिर से प्रोडक्शन कर सके। ठीक, चलिए लेट अस now see what actually happens during the process of photosynthesis. The following events occur during this process. अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि what kind of events occur during the process of photosynthesis, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको लिख लेंगे। देखते हैं वो क्या क्या हैं। सो पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। तो वो ना डे टाइम में अपने एक स्पेशल काइंड के प्लास्टिड में मैंने क्लोरोप्लास्ट में लाइट एनर्जी सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोप्लास्ट में रहता है क्लोरोफिल। तो ये पहला पॉइंट। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फिर क्या होता है, फिर जो लाइट एनर्जी होती है ना सनलाइट, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और उस केमिकल एनर्जी की हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल्स, सोचिए 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब ये जब स्प्लिट हो जाता है तो क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। इधर कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें पता है कि किसी भी चीज़ के साथ अगर ऑक्सीजन हटेगा या फिर हाइड्रोजन मिलेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिला तो हाइड्रोजन भी उसके साथ आया। हाइड्रोजन मिलने से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ और ग्लूकोज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूस फॉर्म है। ये 3 पॉइंट्स डिड नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. तो क्या होता है कि ये तीनों जो इवेंट्स होते हैं वो एक के बाद एक इमीडिएटली नहीं होते हैं, ख़ासतौर डेजर्ट प्लांट में। जो मरुस्थलीय प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो रात को ही कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, उसका एक कारण है। देखिए, वहाँ पे डेजर्ट पे पानी की मात्रा बहुत कम हो रहती है, ठीक ना, और इसीलिए प्लांट्स क्या चाहते हैं उधर के डेजर्ट प्लांट्स कि उनका वाटर लॉस कम से कम हो। कम से कम वाटर लॉस करने के लिए वे कम से कम अपने स्टोमेटा को खोलेंगे और उसमें से वाटर वेपर रिलीज कम करेंगे। तो अगर वे लोग दिन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो वाटर उस समय भी ज़्यादा निकलेगा और रात को भी ज़्यादा निकलेगा। पर आपको पता होगा कि रात के समय डेजर्ट बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो इसीलिए रात में वाटर वेपर कम निकलेगा क्योंकि उस समय थोड़ा सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। सोचिए, गैस वाटर वेपर गैस होने के बावजूद थोड़ा सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा और इसीलिए वे लोग रात को ही कम से कम वाटर लॉस करने के लिए स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और फिर उसके बाद एक इंटरमीडिएट मतलब इधर मतलब हो रहा है कि एक मध्य सबस्टांस बनाते हैं। वो सबस्टांस क्या करता है, जब दिन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डेजर्ट प्लांट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के बदले वही सबस्टांस ग्लूकोज, ऑक्सीजन और H2O का फॉर्मेशन करता है। मतलब आप समझे, जो
ताकि वो उनका स्टोमाटा खुले ना, इसलिए वो एक एसिड बनाते हैं। उसी एसिड को मैलिक एसिड कहते हैं। मैलिक एसिड क्या करता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पे आ जाता है। अब मैलिक एसिड को यूज़ करने के लिए दिन में प्लांट्स को खोलना नहीं पड़ेगा अपना स्टोमाटा, वे दिन में भी बंद करके रखेंगे। इसी को वे लोग ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर के फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर लेंगे मैलिक एसिड को, और उनका वाटर लॉस भी प्रिवेंट हो जाएगा। Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis। देखते हैं कि ये सब जो रिएक्शन है तीनों, लाइट एनर्जी का अब्जॉर्प्शन, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, ये सब कैसे कैसे हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए नेसेसरी है। तो आपको ना एक लीफ का क्रॉस सेक्शन को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। क्रॉस सेक्शन कैसे लेंगे? जैसे एक लीफ लेना है, लीफ ऐसे करके आपने एक लीफ लिया है, लीफ है इधर। अब देखिए लीफ की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, उसी थिकनेस को आपको ले लेना है, समझ रहे हैं हम? ठीक है। और उसको आपको माइक्रोस्कोप के साथ ऑब्जर्व करना है। आप देखेंगे इस जगह पे कुछ ना कुछ सेल्स होंगे। देखिए इसको ही बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है। उस सेल्स के ऊपर अपर एपिडर्मिस होगा, नीचे लोअर एपिडर्मिस, उनके बीच में क्लोरोप्लास्ट होंगे, तो कुछ एयर स्पेसेस होंगे, और थोड़े लोअर एपिडर्मिस के नीचे गार्ड सेल्स होंगे, ऊपर मतलब। अब कुछ सेल्स के अंदर ग्रीन डॉट्स होंगे, वही ग्रीन डॉट्स वाले सेल्स क्लोरोप्लास्ट कहलाएंगे, क्योंकि उनके पास ग्रीन डॉट्स है, मतलब क्लोरोफिल है। अब हम लोग देखते हैं कि क्लोरोफिल हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्यों नेसेसरी है। पहले तो क्लोरोफिल की बात की गई है ना, देखते हैं। हाँ, टेक अ पॉटेड प्लांट। आपको एक पौधा ले, एक पॉट के अंदर होगा, उसके साथ उसके जो लीव्स होने चाहिए बहुत वेरीगेटेड होना चाहिए, मतलब कहीं लाइट येलो, कहीं ग्रीन, कहीं लाइट ग्रीन, ऐसे करके। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट का आपने देखा होगा, क्रूटॉन, ये भी कुछ ऐसा ही वेरीगेटेड लीफ वाला प्लांट है। कीप द प्लांट इन द डार्क रूम। अंधेरे कमरे में 3 दिन के लिए रख दीजिए, ताकि उसका सारा का सारा स्टार्च यूज़ हो जाए। स्टार्च क्या होता है? एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सेस ग्लूकोज, इसी को स्टार्च कहते हैं। दिस इज़ कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। सोचिए 3 दिन अंधेरे कमरे के बाद रखने के बाद 6 घंटे सनलाइट में रख दीजिए। उसमें से एक लीफ तोड़ लीजिए, और उस लीफ का, क्योंकि वो वेरीगेटेड लीफ था ना, तो उस लीफ का जहाँ जहाँ ग्रीन जगह था उसको मार्कर की मदद से ट्रेस कर दीजिए। डीप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। उस लीफ को उबलते पानी में रख दीजिए कुछ मिनट के लिए। उसके बाद उस लीफ को एक बीकर में डाल दीजिए। उस बीकर में आपको अल्कोहल भी डालना है। बॉईल करने के बाद, बॉयल वाटर में डिप करने के बाद आपको फिर से एक बीकर लेना है, और अल्कोहल डाले हुए बीकर में उसी लीफ को, बॉइल्ड लीफ को रख देना है। अगर पालक होता तो सब्जी बन जाती। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन वाटर बाथ एंड हीट द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल।
आपको पता है कि एक बीकर तो हमने लिया था अल्कोहल वाला, ठीक ना। एक बीकर लिया था, उसमें लीफ डाला था, उसी को एक पानी भरे हुए एक और बड़े वाले बीकर में रख दीजिए, और उस बड़े वाले बीकर में पानी होना चाहिए, और छोटे वाले में तो हमने अल्कोहल डाला ही था। अब इसी जो बड़ा वाला था उसको हीट करिए। अब फिर उसके कलर को ऑब्ज़र्व कीजिए, देखिए क्या हुआ। सॉल्यूशन का कलर, उस लीफ का कलर को क्या हुआ। जो अल्कोहल और अल्कोहल का सॉल्यूशन था ना, उसकी बात किया जा रहा है। अब उस लीफ को एक आयोडीन के सॉल्यूशन में डाल दीजिए कुछ मिनट के लिए। अब आयोडीन के सॉल्यूशन को से निकाल करके उस लीफ को धो लीजिए, पानी से साफ कर दीजिए। अब उस लीफ का जहाँ जहाँ कलर था ना, जहाँ जहाँ आप मार्क किए थे, पेपर पे किए होंगे ड्राइंग बना के, या फिर लीफ पे किए होंगे, तो लीफ पे मत कीजिएगा। मैंने पहले गलती से कर दिया था। पेपर पे जैसे ड्राइंग बनाते हैं वैसे ट्रेस कर दीजिएगा। तो अब देखेंगे कि जहाँ जहाँ ग्रीन कलर था वहाँ स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब वो ग्रीन कलर थोड़ा वॉयलेट कलर में, डार्क ब्लू कलर में बदल गया है। तो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। जिस बीकर में हमने लीफ को डाला था, पहले वाले बीकर में जिसमें हमने लीफ को डाला था, उसमें अल्कोहल था। अल्कोहल कितना था? 70%। 70% अल्कोहल वाले बीकर को हमने एक बड़े से बीकर में डाला जिसमें वाटर था। वाटर के बाद वाले बीकर को हमने हीट किया, और जब तक कि वो अल्कोहल पहले इवोपरेट नहीं हो गया। लीफ तो इवोपरेट नहीं हो सकता, अल्कोहल का तो बॉइलिंग पॉइंट लो है, अल्कोहल इवोपरेट करेगा। और बड़ा वाला बीकर जिसमें वाटर था वो इवोपरेट बाद में करेगा, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से बहुत कम होता है। आई थिंक 6 ऐसे, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अल्कोहल का आई थिंक 20 कुछ ऐसे करके 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में डिफरेंस होगा। तो जब वो बॉइल्ड लीफ, अल्कोहल में डिप्ड वाला लीफ जब बॉइल्ड हो जाएगा, तो उसको एक ऐसे आयोडीन सॉल्यूशन में डालना है, जिसमें उसको डाल के रखना है कुछ आधे घंटे के लिए आयोडीन सॉल्यूशन में। जब आप बीकर से निकाल लेंगे और फिर उसको धो देना है, साफ़ कर देना है। आप क्या देखेंगे कि उस लीफ पे 2 टाइप के पैचेस बने होंगे, एक ब्लूइश ब्लैक और एक येलोइश, ऐसे यहाँ पे बना हुआ है। तो ब्लूइश ब्लैक वहाँ पे बना है जहाँ पे स्टार्च है। हमें पता है ना, स्टार्च के साथ आयोडीन मिलता है, तो ब्लूइश ब्लैक कलर डालता है। और सुनिए, स्टार्च के साथ आयोडीन मिलता है तो ब्लूइश ब्लैक कलर डालता है, इम्पैक्ट नज़र आता है। और जहाँ पे ब्लूइश ब्लैक कलर था, वहाँ पे हमने पहले क्लोरोफिल को ट्रेस किया था। तो आपने क्या देखा अल्टीमेटली कि स्टार्च का फॉर्मेशन वहीं हुआ जहाँ पे क्लोरोफिल था। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि स्टार्च का फॉर्मेशन सिर्फ जो लीफ के ग्रीन प्लांट्स हैं वहीं पे होता है, ठीक है। और ये ब्लूइश ब्लैक कलर क्यों हुआ? क्योंकि जब आयोडीन स्टार्च के साथ कंबाइन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो ब्लूइश ब्लैक कलर निकलता ही है। ऐसे ही केस पोटैटो के साथ भी होता है।
स्टार्च उसमें बहुत सा बड़ा होता है। आयोडीन डालेंगे पोटैटो में तो बात है ब्लूइश ब्लैक कलर होगा। तो इससे हम देखेंगे स्टार्च फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वेयर द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने देखना है कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है, कैसे प्लांट्स लेते हैं। तो प्लांट्स के पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमाटा, जो कि लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं स्टोमाटा के मदद से वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं एक्सेस और कुछ ऑक्सीजन को अपने रेस्पायरेशन, प्लांट्स में भी रेस्पायरेशन होता है हमारी तरह। ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी, ऐसे करके। जैसे हमारे में होता है ना, ऐसा नहीं कि प्लांट्स में नहीं होता, उनमें होता है, पर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ कर देते हैं। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टीम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। तो ये एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो स्टीम से भी होता है। स्टीम्स के पोर्स होते हैं लेंटिसेल्स, ठीक ना, लेंटिसेल्स। और रूट्स में भी कुछ पोर्स होते हैं, लीव्स में तो स्टोमाटा आपको पता ही है, ठीक ना। तो इन सब पोर्स के स्टोमाटा जो लीफ के पोर्स होते हैं उनमें वाटर का भी लॉस होता है, वाटर बाहर निकलता है, इसी को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। द प्लांट क्लोजेज इज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स को अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए होता है। जैसे कि हमने देखा था डेजर्ट प्लांट्स के केसेस में, भले ही वो रात में लेते हैं ताकि उनका वाटर लॉस कम से कम हो, पर उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। पर जब उन लोग को फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता है तो अपने पोर्स को क्लोज कर लेते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। ये जो है ना, ये स्टोमाटा है। स्टोमाटा ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ गार्ड सेल्स अलॉन्ग विथ स्टोमाटल पोर, दिस इज स्टोमाटा एंड द सेंटर इज स्टोमाटल पोर, ओके। और ये है गार्ड सेल्स है, न्यूक्लियस है, ग्रीन पोर्स भी हैं, मतलब क्लोरोफिल भी है गार्ड सेल्स में। क्लोरोप्लास्ट है ना, तो क्लोरोफिल है। The guard cells swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, closes if guard cells shrink. तो जब वाटर एकदम आने लगता है, बारिश होने लगती है पानी की, तो गार्ड सेल खुल जाते हैं, स्वेल होने लगते हैं, और स्टोमाटा पोल को भी खुलने की जगह मिल जाती है और वाटर अंदर चल जाता है। पर जब वाटर ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक ना, और जब वाटर का कंसंट्रेशन बाहर कम होता है तो गार्ड सेल्स एकदम चिपक से जाते हैं और वे नहीं खोलते हैं, ताकि उनका जो प्लांट्स के अंदर का जो वाटर है वो बाहर के लिए लॉस ना हो। और जब एक्सेस वाटर अंदर होगा तब वो फिर से गार्ड सेल स्वेल करने लगेंगे और तो बाहर छोड़ने के लिए स्टोमाटल पोर के थ्रू बाहर एक्सेस वाटर को निकालने लगेंगे, और दूसरे केस में श्रिंक करने लगेंगे जब पानी की मात्रा कम होगी।
टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। तो हमें 2 पॉटेड प्लांट्स पौधा लेना है हमें सेम साइज़ का, उनको 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देना है पहले वाले एक्टिविटी के थ्रू। अब उनको उनके ऊपर ग्लास का प्लेट एक ग्लास का प्लेट लगा देना है, और ग्लास का प्लेट होगा वो एक्चुअली वॉच ग्लास होगा। जो घड़ी होता है ना, घड़ी के ऊपर ग्लास होता है ना, उसी को वॉच ग्लास कहते हैं। उसी को एक प्लांट के पास दोनों प्लांट्स के पास सेपरेट वॉच ग्लास लगा देना है, और एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको रख देना है, ठीक ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब का फॉर्मूला आपको पता ही होता है क्या है। पोटेशियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की 1, तो पोटेशियम के OH ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक प्लांट के साइड में रख देना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब दोनों प्लांट्स को आपको बेल जार्स की मदद से कवर कर लेना है, और नीचे आपको वैसलीन से बॉटम को सील कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर प्लांट्स के बेल जार के अंदर वैक्यूम को क्रिएट कर सकें, मतलब हवा को कम से कम आने दें, एयर टाइट सा बना दें। 2 घंटे के लिए प्लांट्स को सनलाइट में रख दें। अब आपको देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना। दोनों प्लांट में से एक लीफ तोड़ दें, और उसमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, पहले जो एक्टिविटी थी तो इसमें स्टार्च का प्रेजेंस आपने कैसे चेक किया था, उसी तरीके से आपको इसमें भी चेक करना है। आपको देखना है कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रेजेंट है। अब इस एक्टिविटी से आप क्या कंक्लूड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की यूज़ के बारे में। अब देखेंगे कि पहले वाले पॉट में पोटेशियम पहले वाले बेल जार के अंदर आपने एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया था, और वो CO2 को एब्जॉर्ब करने में माहिर है। तब जब बाहर से CO2 का जब लिया जाएगा CO2 को, एक तो ये दोनों एयर टाइट था, ऊपर से CO2 आ नहीं सकता था बाहर से, जब और प्लांट्स के पास थोड़ा अंदर भी CO2 जो रहता वो सारा का सारा इस वाले पॉट में, इस वाले में तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही ऑब्जर्व कर लेता था। तो अब प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करे कैसे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करे कैसे। तो ये ग्लूकोज नहीं बना, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बना, स्टार्च भी नहीं बना। तब जब आप पत्ता तोड़ेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होगा, मतलब इसमें आयोडीन नहीं होगा। ये सीधे सीधे शो करता है कि स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के बिना, जबकि ये रहेगा हरा भरा। इसमें रहेगा आपका स्टार्च, मतलब ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, ब्लू इज ब्लैक। ऐसा करके हमने देखा कि इसमें एक्सेस थोड़ा बहुत भी जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसका यूज़ करके ये जो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लिया। तो इससे हमने कंक्लूड किया कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत ज़्यादा इसेंशियलिटी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट तो अब हम लोग ऐसा, तो पहले एक्टिविटी में आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कैसे कैसे क्लोरोफिल का इसेंशियलिटी होता है। दूसरे प्रोसेस में एक्टिविटी में हमने देखा कि
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इसेंशियलिटी होता है। अब आप पता लगा सकते हैं सनलाइट का क्यों इसेंशियलिटी होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो एक आप लीफ लीजिए, उस लीफ के बस एक बीच के जगह को, जैसे लीफ होता है उसके सिर्फ बीच की जगह को एक सेलो टेप से कवर कर दीजिए। जब आप सेलो टेप से कवर करेंगे इस लीफ को के बीच वाले पार्ट को, तो आप देखेंगे उसको सनलाइट में रख दीजिएगा। और फिर वही आयोडीन स्टार्च के प्रेजेंस को चेक करने वाला प्रोसेस कीजिएगा। आयोडीन में लास्ट में डिप कीजिएगा तो देखेंगे कि ये ब्लूइश ब्लैक कलर हो जाएगा, ये भी ब्लूइश ब्लैक कलर हो जाएगा, पर ये येलो कलर का हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज बना, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बना, मतलब इधर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ। तो आप देखेंगे कि सनलाइट कैसे इसेंशियल है। यहाँ पे सनलाइट पहुँचा ही नहीं ना, इसीलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि हाउ सनलाइट इज़ इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Okay, so far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements. हमने देखा कि autotrophs कैसे उनको energy requirements होता है, but they also needs other raw materials for building their body. उनको अपने raw materials चाहिए होता है बॉडी को बिल्ड करने के लिए। वाटर चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो जो कि वो लोग सॉइल के द्वारा लेते हैं। उनको और भी सारे मटेरियल्स चाहिए होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, वो भी वो लोग सॉइल के द्वारा लेते हैं। नाइट्रोजन एक इसेंशियल एलिमेंट है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस मैंने उसको बनाने के लिए काम आ जाता है, और प्रोटीन के साथ उसके अलग अलग कंपाउंड भी बनते हैं प्रोटीन से मिलके मतलब। तो this is taken up in the form of inorganic nitrates और nitrites। तो प्लांट्स नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में काफ़ी इनर्ट गैस के फॉर्म में रहता है बॉन्ड बना के, हमको तो आप किसी दूसरे चीज़ से मिलना ही नहीं है। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे नाइट्रोसोमास बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, तो ये सब नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, जो कि प्लांट्स कंज्यूम कर सकें, उसको ले सकें। और ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन जो इनऑर्गेनिक होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा और प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है ताकि वे अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा कर सकें। हमने ये पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुका था। अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अदर देन प्लांट्स वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे करते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि वे कैसे कैसे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में फूड इंटायर सरफेस पे लिया जा सकता है, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए। अगर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा मल्टी सेलुलर बन जाएगा। अमीबा फूड को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से लेता है, उसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। अपने सेल सरफेस में फूड को स्यूडोपोडिया के कारण लेता है, और ये जो होता है वो फ्यूज़ कर जाता है फूड पे ताकि एक फूड वैक्यूल बना सकें। फ्यूज़ मतलब किसी चीज़ का बनना, फिशन मतलब किसी चीज़ का टूटना। तो ये एक स्यूडोपोडिया नाम का एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है, फ्यूज़ होता है, जो कि फूड पार्टिकल पे एक्ट करता है और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है।
अपने सेल के अंदर। इनसाइड अ फूड वैक्यूल कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन सिंपल वंस। डाइजेशन का प्रोसेस होता है और फिर डिफ्यूज़न होता है, मतलब डाइजेशन के बाद उसमें अब्जॉर्प्शन होता है पूरे सेल्स में, उसके बाद असिमिलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और पूरे साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स को इसेंशियल होता है, जो जिन सिंपल प्रोडक्ट्स का भेज दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट असिमिलेट किया जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है वो सेल के सरफेस से बाहर निकाल दिया जाता है, थ्रोन आउट। ओके। और पैरामीशियम में, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा में तो वैसे हुआ कि कहीं भी फूड ले आए और उसको डाइजेस्ट कर लिए और फिर लास्ट में एक्सक्रीट। तो अमीबा में तो अमीबा के पास एक डिफिनिट शेप होता है और फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट पे लिया जाता है। पैरामीशियम के पास एक डेफिनिट शेप रहता है और फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट पे लिया जाता है, पर अमीबा के पास तो इनडेफिनिट शेप होता है और इनडेफिनिट स्पॉट होता है। पैरामीशियम के केस में फूड सीलिया के थ्रू जहाँ पे डाइजेस्टिव ऑर्गेनल होता है उसमें लिया जाता है, सीलिया के थ्रू ऐसे करके हेयर लाइक रहता है सीलिया। वो यहाँ से, जैसे कि यहाँ है फूड, इधर ठहराते इस फूड को यहाँ पे ले आएगा, उसको शायद साइटोस्टोम कहते हैं। सीलिया के थ्रू इस जगह पे लिया जाता है और ये जो सीलिया होता है वो सेल के इंटायर सरफेस से प्रेजेंट रहता है। तो एक कुछ नोट्स हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब कुछ बनाना, बिल्डअप करना, ग्रीक के अनुसार। यस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड C6H ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के बीजन्स में। ये इसका होता है फार्मूला। ग्लूकोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है और ये एनर्जी का सोर्स होता है। उसको स्टार्च और ये जब ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा फॉर्म में बच जाता है प्लांट्स में तो उसको स्टार्च कहा जाता है, जबकि एनिमल्स में अगर एक्स्ट्रा बचता है तो ग्लूकोजन कहा जाता है। और जो साइट जहाँ पे जगह होता है फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के मेसोफिल में प्रेजेंट होता है। दोनों जो एपिडर्मल लेयर्स होते हैं ना, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और ये जो एपिडर्मिस कहाँ पर प्रेजेंट होता है वो लीफ ब्लेड में प्रेजेंट होता है, जो कि इसको लैमिना भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में लाइट को ऑब्जर्व करने वाला ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है ये हमने देख चुका है। ये इसको लाइट एंड हीट रिएक्शन भी कहते हैं, जब लाइट एनर्जी का ऑब्जर्प्शन होता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब स्प्लिट होता है वाटर में, वो भी सेकेंड इवेंट होता है। थर्ड इवेंट में CO2 को रिड्यूस किया जाता है हाइड्रोजन की मदद से। स्टोमाटा वो पोर्स होते हैं लीव्स पे जो कि एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, एक्सेस वाटर को लॉस करते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में। ये लीफ के ज़्यादा से ज़्यादा नीचे पाए जाते हैं, मतलब लोअर एपिडर्मिस के ऊपर। ये स्टोमा मतलब बीच का जो पार्ट है उसको स्टोमा कहते हैं। वो गार्ड सेल्स की मदद से गार्ड किया जाता है वो। और ये जो गार्ड सेल होते हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, जब ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जब स्वेल करने लगता है तो ओपनिंग होता है, और जब कम पानी रहता है तो श्रिंक होता है, ठीक ना। अब मिनरल्स चाहिए होते हैं कुछ प्लांट्स को, तो
कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK, तो ये तो आपको ऐसे ही याद रहेगा, और मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। हाँ, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे ये सब। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 6 होंगे और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 7। इसमें ये नियॉन को भी ऐड कर सकते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ये नाइट्रेट्स के फॉर्म में, नाइट्राइट्स के फॉर्म में ले लिया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में के फॉर्म में भी लिया जाता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बैक्टीरिया के द्वारा जैसे नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। अमीबा में हमने देखा कि वो कैसे एक वाटरी मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। यूनिसेलुलर होता है, ऑमनीवोर होता है, प्लांट भी खा लेता है। उसके बाद अमीबा अपना स्यूडोपोडिया निकालता है और फैगोसाइटोसिस मतलब खाना को इनगल्फ करता है। और जो इनगल्फ फूड, जो बना हुआ फूड होता है जिस पे अटैक होता है अमीबा का पैरामीशियम का, वो फूड वैक्यूल के अंदर इनक्लोज हो जाता है और डाइजेस्ट होता है उस वैक्यूल में। फिर पूरे साइटोप्लाज्म में ऑब्जर्व होता है और फिर उसका असिमिलेशन होता है ये डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स में, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। असिमिलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन यही कहते हैं। ओनली डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन वैक्यूल ओपन्स, जब वैक्यूल बाहर के लिए खुलता है तो इजेशन होता है। इसका स्पेलिंग गलत है, EGES होगा। फिर वैक्यूल जब बाहर के लिए खुलता है तो इजेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का, वेस्ट या फिर डाइजेस्टिव वेस्ट का। ऐसे करके आप डायग्राम बना सकते हैं। फिर पैरामीशियम एक वाटर मीडियम में रहता है, यूनिसेलुलर, ये भी ऑमनीवोर होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन हमको पता है किसको कहते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। उनके पास डेफिनिट शेप होता है और स्पेसिफिक स्पॉट पे फूड आता है, इसको साइटोस्टोम कहते हैं। मूवमेंट, फूड का मूवमेंट सीलिया के थ्रू होता है, जो कि पूरे सेल सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर के जैसे मौजूद रहते हैं। फिर डाइजेस्टेड और सॉल्युबल फूड का साइटोसिस के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके पास एक डेफिनिट एनस होता है जिसको साइटोफाइक कहते हैं, जिसके कारण अनडाइजेस्टेड फूड को इजेस्ट मतलब बाहर निकाला जाता है। तो हर टाइप के एनिमल में 5 तरीके से न्यूट्रिशन होता है, 5 स्टेप होता है न्यूट्रिशन का। पहला इजेशन जिसमें फूड बॉडी के अंदर लिया जाता है। दूसरा है डाइजेशन जिसमें फूड को जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल सॉल्युबल फूड में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल सॉल्युबल फूड में। अब्जॉर्प्शन, फूड को जो होता है अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला जाएगा। अगर वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो इंटेस्टाइन वॉल में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होगा। जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसको अब्जॉर्प्शन करेंगे। फिर डिफरेंट बॉडी सेल, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो डिफरेंट बॉडी सेल में जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा फूड का, सिंपल फूड का, ताकि ग्रोथ हो, रिपेयरमेंट हो। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल में जाएगा, ये होगा एसिमिलेशन। इजेशन उसको कहते हैं जिसमें अनडाइजेस्ट फूड या फिर डाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाएगा एनस के थ्रू, ठीक ना। तो इतना अब तक का आपका नोट्स प्रिपेयर हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमने पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स।